नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। भारत ने दूसरी बार T20 टूर्नामेंट का विश्व कप जीत लिया। जीत के इस मौके पर पूरे देश ने आधी रात को जमकर जश्न मनाया। भारत को यह जीत सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से लड़कर हासिल नहीं हुई। इस जीत को हासिल करने की राह में भारत के 150 करोड़ लोगों ने कई और लड़ाइयां लड़ी। मसलन भारत को नवजोत सिद्धू और उनकी सोहबत में प्रशिक्षण प्राप्त कमेंट्री के नवांकुरों की घटिया कमेंट्री से भी पूरे टूर्नामेंट के दौरान जूझना पड़ा। लगा दे छुक्की मार दे दुक्की, लगा तो तुक्का नहीं तो तुक्की गुरु, बिना बात बिना मौके फैलाई जाने वाली उत्तेजना, गैर जरूरी शब्दावली, बेमतलब खर्च की गई लक्ष्यदार भाषा में क्रिकेट की जानकारी, उसकी बारीकियां, उसकी नफासत, उसका नैसर्गिक सौंदर्य लुप्त हो जाता है। बस बकवास में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखती है। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। दीवानगी की हद तक खुशी है भैया। झंडे दिए गाड़, खंबे दिए उखाड़, जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष नहीं है। राख में रह के भी अंगारों की तरह देखना सीखो। सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और मैं ये मानता हूं कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं। सूर्य कुमार यादव, आज के दिन उस पल तेरा कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। खटैक खटैक खटैक। देखा आपने, खटैक। इस गैर जरूरी उत्तेजना और आक्रामकता में क्रिकेट नदारद होता है। भारत में क्रिकेट कमेंट्री के उत्तर सिद्धू काल में जिन कमेंटेटरों ने पहचान बनाई है, उनकी कमेंट्री का मूल आधार है ऊंची आवाज। ये लोग क्रिकेट कमेंट्री नहीं करते, बल्कि ढेर सारे विशेषणों, उपमाओं, बिंबों और प्रतिमानों की भीड़ में जहां तहां गाहे बगाहे क्रिकेट की कुछ बातें पैवस्त कर देते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब कहावतों, मुहावरों और शायरी की किताब लेकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे हों। क्रिकेट से ज़्यादा इसी की होड़ रहती है। भाषा मुहावरेदार हो तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन मुहावरा ही अगर भाषा बन जाए तो ऐसा हो जाता है जैसे दाल भात में कंकड़। इतनी उपमाओं विशेषणों से अपच हो जाता है श्रीमान जी। भारत में क्रिकेट कमेंट्री की तबाही की वजहें और भी हैं। एक वजह कमेंट्री के प्रति भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का रवैया है। बीसीसीआई ने हिंदी क्रिकेट कमेंट्री को पेंशन याफ्ता क्रिकेटर रोजगार योजना में तब्दील कर दिया है। हर रिटायर क्रिकेटर जो किसी काम का नहीं, उसे हिंदी में कमेंट्री का रोजगार पकड़ा दिया जाता है। इन्हें लगता है कि हिंदी कमेंट्री ऐसा काम है जिसके लिए किसी योग्यता या फिर प्रतिभा की ज़रूरत नहीं। न कथ्य, न तथ्य, न सत्य, बस माइक पकड़ के ईंटा पत्थर फेंकना शुरू। जिन्हें न भाषा की समझ है, न उच्चारण का मान है, वह भी इस भीड़ में ठेले जा रहे हैं। ईशांत शर्मा को लीजिए, हरभजन सिंह को लीजिए, लंबी फहरिस्त है। ये जो बॉल है स्पिन के साथ साथ नीचे भी रह रही है। पाजी 2-3 तो इंग्लैंड के बैट्समैन ये बॉल देख के ही आउट हो गए होंगे। वाह क्या बात बैटिंग, क्या बात भाजी। ये देखो नोट मारते में देखो भाजी क्रिकेटर कमेंटेटर भी हो सकते हैं और बहुत बढ़िया कमेंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन सारे क्रिकेटर कमेंटेटर हो जाएं, यह नहीं हो सकता। इतना चिल्ला रेला हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। इसे पोस्ट रिटायरमेंट परियोजना मत बनाइए। कमेंट्री एक विधा है। सुशील दोषी, हर्षा भोगले जैसे कमेंटेटरों की एक समृद्ध विरासत है देश में। बेवजह वीवीएस लक्ष्मण या रॉबिन उथप्पा से हिंदी में कमेंट्री करवाकर आप उनकी क्रिकेटीय प्रतिभा का उपहास उड़वाते हैं और साथ ही हिंदी कमेंट्री सुनने वाली बड़ी जनसंख्या का भी मजाक बनाते हैं। भारत विश्व कप जीता तो कुछ और चमत्कार भी हुए, जैसे यह वाला वीडियो। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया।
आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो में क्या खास है। खास है वो परिस्थिति जिसमें यह वीडियो आया है। भारत रात 11:31 पर विश्व कप का विजेता बना। 11:40 पर प्रधानमंत्री का वीडियो सामने आया, 9 मिनट के अंदर। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जाहिर है भारत जैसे विशाल देश के अति व्यस्त प्रधानमंत्री आधी रात को बैठकर मैच तो देख नहीं रहे होंगे। यह पहले से तैयारी की गई होगी। पहले से 2 वीडियो बनाए गए होंगे, एक जीतने पर बधाई का और दूसरा हारने पर सांत्वना का, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने T20 विश्व कप के फाइनल में भारत को हराकर अपने यहाँ ट्रॉफी का सूखा खत्म किया। जैसी जरूरत वैसा उपयोग। लेकिन प्रधानमंत्री की यह चटकवाही, यह फुर्ती, यह पूर्व प्लानिंग बहुत चुनिंदा विषयों के लिए होती है। मसलन देश की राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को छत गिर गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। इंसाफ चाहिए। ऐसे क्यों हुआ? क्यों गलती करता है सरकार? किसी का परिवार उजाड़ता है। क्यों परिवार उजाड़ता है? मेरे 4 बच्चे, मेरे पढ़ाई लिखाई वाले, कोई कमाने वाला भी नहीं, किराए से रहती हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक इस भयावह हादसे पर कोई वीडियो, ट्वीट या फिर बयान जारी नहीं किया। पूरे देश में इस बात को लेकर थुक्का फजीहत हो रही थी। आरोप लग रहे थे कि मार्च महीने में मोदी जी ने टर्मिनल 1 के विस्तारित हिस्से का उद्घाटन किया और उसका एक हिस्सा जून महीने में गिर गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर श्रद्धांजलि का एक शब्द खर्च नहीं किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अक्सर आपदा के मौके पर करते हैं। उनके बचाव में टूल किट वाली एक जमात मैदान में आ गई। ये वो लोग हैं जिन्हें मोदी जी के राज में हर दुख, हर विपत्ति के मौके पर थेथरई करने के लिए ही प्रशिक्षित किया गया है। इनमें तथाकथित इन्फ्लुएंसर और हुड़कचुल्लू एंकराएं शामिल हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की जो छत गिरी है, उसका निर्माण 2008-2009 में हुआ था। इस काम को GMR ने निजी ठेकेदारों को ठेके पर दिया था, सरकारी सूत्र। एक और ट्वीट देखिए। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की जो छत गिरी है, उसका निर्माण 2008-2009 में हुआ था। इस काम को GMR ने निजी ठेकेदारों को ठेके पर दिया था, सरकारी सूत्रों के हवाले से। टूल किट का एक और ट्वीट। कांग्रेस का भ्रष्टाचार तो देखिए, यह छत 2009 में बनी थी, सिर्फ 15 साल में ही ढह गई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करने वाले GMR समूह ने इसे निजी ठेकेदारों को ठेके पर दिया था। नगर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों का दावा। रायसीना पहाड़ी के टूल किट पर पल रही दरबारी एंकराओं की यह फौज जिस कुतर्क का इस्तेमाल एयरपोर्ट हादसे में कर रही है, वह दरअसल एडमिशन ऑफ गिल्ट है। निर्माण का काम एक बार होता है, उसका मेंटेनेंस सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है। किसी भी बुनियादी ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन मोदी जी की इज्जत बचाने के लिए ये लोग अपनी इज्जत दांव पर लगाने के लिए ही तैयार किए गए हैं। टूल किट के पीड़ितों को फॉरवर्ड मैसेज ट्वीट करते वक्त इतनी अकल नहीं आई होगी। कोढ़ में खाज यह कि मुगल, मटन, मुजरा, मुसलमान का मजीरा बजा रहे मोदी जी का एक शागिर्द इसी वक्त में मुगलों की शरण में चला गया। जो लोग जवाबदेही तय करने के लिए 2009 में, यानी सिर्फ 15 साल पहले बने T1 की तुलना ताजमहल से कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि शाहजहां ने कारीगरी की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया था। भ्रष्ट कांग्रेस ने हर एक इंफ्रा प्रोजेक्ट में रिश्वत ली, जिससे ऐसे प्रोजेक्ट्स की उम्र 50 साल से घटकर 15 साल ही रह गई। कैसे कैसे शागिर्दों को प्रशिक्षित किया है आरएसएस ने। शिवाजी, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई को छोड़कर ये मुगलों की चादर ओढ़कर मोदी जी का बचाव कर रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? आगे भी बात चलती रहे, इसके लिए पेश है धरपकड़ न्यूज। धरपकड़ न्यूज। धरपकड़ न्यूज में आपका स्वागत है। 18 घंटे काम करने के बाद मोदी जी ने जो राष्ट्र निर्मित किया था, उसकी प्राचीरें दरक रही हैं, पुल बह रहे हैं, छतें ढह रही हैं। फीता काटना ही अगर किसी राष्ट्र की महानता और प्रभुत्व का पैमाना हो, तो बीते 10 सालों में मोदी जी ने जितने फीते काटे हैं, उस अनुपात में भारत दुनिया का सबसे विकसित और ताकतवर देश बन चुका है। अमेरिका और यूरोप हमारे आगे पानी भर रहे हैं।
इस ताकत की एक झलक हमें उस वक्त भी दिखी थी जब नवंबर के महीने में ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे। G20 शिखर सम्मेलन के ठीक पहले 2700 करोड़ रुपए की लागत से बना भारत मंडपम तरणताल बन गया। मेहमानों से यह अपेक्षा की गई कि वो तैरते हुए सम्मेलन में आएं और तौलिया से सुखाते हुए वापस जाएं। अब दावा किया जा रहा है कि बारिश की वजह से भारत मंडपम के परिसर में भी पानी भर गया है। जी हां, वही भारत मंडपम जिसमें G20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। G20 के सदस्यों की मेहमान नवाजी के लिए बनाए गए भारत मंडपम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें चारों तरफ पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है। 2700 करोड़ रुपए खर्च करके नाली निकासी की व्यवस्था करना मोदी जी भूल गए। इस परिसर का उद्घाटन माननीय मोदी जी ने बस कुछ ही दिन पहले ड्रोन उड़ाकर किया था। जानकारों के मुताबिक ड्रोन कोई और उड़ा रहा था, मोदी जी सिर्फ नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। अगली खबर भी इसी भारत मंडपम के सहोदर प्रगति मैदान से जुड़ी है। मोदी जी ने ऐलानिया कहा था कि जिस सुरंग का उद्घाटन वो कर रहे हैं उससे सालाना 50 लाख रुपए का तो केवल डीजल और पेट्रोल बचेगा। दिल्ली के लोगों का समय बचेगा, गाड़ियों का ईंधन बचेगा। अभी मुझे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसमें बताया था 55 लाख लीटर पेट्रोल की बचत होने वाली है। यानी ये नागरिकों के जेब में पैसे बचने वाले हैं। और फिर नालायक बरसात हो गई, सुरंग को बंद करना पड़ गया। 50 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल बचा या नहीं, यह हिसाब अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन 777 करोड़ रुपए जिस सुरंग के निर्माण पर मोदी जी ने खर्च करके राष्ट्र को समर्पित किया था, उस सुरंग की संरचना में तकनीकी खराबी है। इसमें ढांचागत दिक्कतें हैं जो दुर्घटना को दावत दे रही हैं। प्रगति मैदान सुरंग के पूरा होने में देरी और इसके रखरखाव में लापरवाही के कारण संरचना में बड़ी दरारें आ गई हैं। PWD अधिकारी ने कहा कि सुरंग वर्तमान में यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है और इसके बड़े पैमाने पर सुधार के बिना मरम्मत नहीं किया जा सकता। पिछले हफ्ते जिस बरसात की चपेट में दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल नंबर 1 की छत गिरी थी, उसी दिन से प्रगति मैदान की उस सुरंग का एक बड़ा हिस्सा फिर से बंद पड़ा है, क्योंकि सुरंग में पानी भर गया है। और यह खबर टूलकिट गिरोह के सदस्यों ने आप तक पहुंचने नहीं दी। धरपकड़ न्यूज में अगली खबर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से है। हमारे संवाददाता खबरची लाल ने जानकारी दी है कि पहली बरसात में पूरी अयोध्या ही नाला बन गई। पानी को कहीं से निकलने का रास्ता नहीं मिला, सो उसने पावन अयोध्या की कुंज गलियों में बहने का निर्णय किया। क्या अयोध्या अब राम भरोसे है? इस सवाल का जवाब बारिश में अयोध्या से आती कुछ तस्वीरें दे रही हैं। अयोध्या की हाईटेक सड़कें, रामपथ और जन्मभूमि पथ, जहां से राम भक्त राम मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। दूर दराज से अयोध्या आने वाले श्रद्धालु भी इस जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर समस्या है। ऐसा लगता है कि प्रभु राम जी सिर्फ चुनावों तक ही मोदी जी और भाजपा से कुपित नहीं थे, उनका कोप अभी भी जारी है। अयोध्या की सड़क से लेकर प्रभु का सदन तक चू रहा है। पानी सीधे गर्भगृह की छत से रामलला के सिर पर टपक रहा है। जो राम जी को टेंट से राजमहल में ले जाने का दावा कर रहे थे, उनके राज में प्रभु राम को छाते की जरूरत पड़ गई है। लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। समस्या यह नहीं कि रामलला की छत से पानी टपक रहा है, बात यह है कि खचिया भर भर कर जो फर्जी विकास अयोध्या में बीते कुछ सालों से बहाया जा रहा था, उसका मलबा सरकार के गले में कहीं फंस गया है। अगर आपको याद ना हो तो यह वीडियो देखिए, कैसे 6 महीने पहले तक अयोध्या में विकास हेलमहेल हुआ था। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत भी यहाँ पर 62 करोड़ 45 लाख की परियोजनाओं को स्वीकृत करने के साथ ही अब तो सेफ सिटी के रूप में अयोध्या आगे बढ़ने जा रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी। प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। 6 महीना पहले आलम ये था कि योगी जी और मोदी जी मौका पाते ही अयोध्या को दौड़ते थे। अब अयोध्या उनकी ओर दौड़ रहा है। अगली खबर अटल सेतु से है। मोदी जी ने बड़े ढोल नगाड़े के साथ खाली पड़ी सड़क पर रैंप वॉक किया था। अगर याद हो, समंदर की अथाह लहरों को हाथ हिलाकर उन्होंने इसी साल जनवरी महीने में इस सेतु को राष्ट्र को समर्पित किया था। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। 5 महीने के भीतर यह सड़क फट गई। दरारें चीख चीख कर कहने लगी कि लेन देन ठीक से नहीं हुआ। अटल सेतु अटल बिहारी की तरह मजबूत साबित नहीं हुआ। यह मोदी जी के उस दावे पर अटल नहीं रह सका जिसका वादा उन्होंने किया था। ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। मोदी जी कुछ कह रहे थे और अटल सेतु ये कहकर चीखने लगा। इसे मुंबई और महाराष्ट्र की नई पहचान बताया गया। देखिए क्या हालत है। मुंबई से रायगढ़ केवल 20 मिनटों में पहुंचाने वाले इस सी ब्रिज का उद्घाटन 5 महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये 3 महीने के पहले ही ये पुलिया का ये अटल सेतु का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अभी आपने देखा होगा कम से आधा किलोमीटर ये रोड 1 फीट नीचे खसक गया है। हड़बड़ाहट मोदी जी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। यह एकदा कस्मिन समय गाहे बगाहे परिलक्षित होता रहता है। और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे एक नियुक्ति दी है। भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है। उन्हें सुनाई दे रहा है, मुझे तो लौकाई भी दे रहा है। इसी हड़बड़ाहट में धरपकड़ संवाददाता ने अगली खबर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भेजी है। मोदी जी ने बड़ी हड़बड़ाहट में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही शिलापट का अनावरण। उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की इतनी हड़बड़ी थी कि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पैदल ही कर दिया था। योगी जी का कोप कहें या नियति का योग, उद्घाटन के साल भर के भीतर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जगह जगह से धंस गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के दावों की पोल इस बरसात में खुल गई है। दरअसल लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2 दिन से हो रही भीषण बरसात में धंस गया है। सड़क बैठने से करीब 15 फीट लंबा गड्ढा हो गया है। देर रात हुए इस गड्ढे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजर रही कार के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस बिहार से अगली खबर है वहां बात आगे से भी बहुत आगे बढ़ गई है। यहाँ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार बीते 20 सालों से सत्ता में है। बीच के 1.5-2 साल आरजेडी को छोड़ दें तो नीतीश कुमार निरंतरता से सुशासन की डिलीवरी दिए जा रहे हैं। इस सुशासन का प्रमाण बीते 15 दिनों में थोक के भाव मिला है। 15 दिनों में 5 निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गए हैं। यह बिहार में डबल इंजन की निपट ईमानदारी की दुर्लभ तस्वीर है। बिहार के अररिया जिले के सिकटी में बकरा नदी पर बने 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये पुल उद्घाटन से पहले ही भरभरा कर नदी में गिर गया। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक और पुल धड़ाम से
गिरता हुआ। गंडक नहर पर बना पुल अचानक से टूटा है। सिवान और अररिया के बाद अब मोतिहारी जिले में एक और पुल भरभरा कर धराशायी हो गया। अररिया के ब्रिज की तरह ये पुल भी निर्माणाधीन था। पुल का अधिकांश हिस्सा बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन रविवार को पुल धड़ाम हो गया। किशनगंज में अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो ये चौथी घटना है। इससे पहले अररिया, सिवान, मोतिहारी में भी पुल गिर चुके हैं और ऐसे में अब पुल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लाजमी भी हैं। मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भूतही नदी पर निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिरा है। 3 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा था और 4 साल से इस पुल का निर्माण का जो काम है वो लगातार चल रहा था। उद्घाटन की लिप्सा या फीता काटने की हड़बड़ी मोदी जी ने नए वाले संसद भवन के प्रवेश में भी दिखाई थी। याद है आपको, जब राजदंड लेकर मोदी जी साधुओं के साथ रैंप वॉक कर रहे थे। गौरतलब है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के मई महीने में किया था, लेकिन 2 महीने बाद जुलाई में संसद का मानसून सत्र संसद के पुराने भवन में ही करना पड़ा। इस बाबत सरकार ने कोई खास जानकारी नहीं दी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन लोकसभा के एक सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने थोड़ी जानकारी देश के सामने रख दी। नई वाली संसद के भवन में बारिश का पानी भर गया था। देश की जनता का पैसा खर्च किया, मीटिंग नहीं करा पा रहे हो, क्या कारण रहे? पानी भर गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये किसने कहा पानी भर गया? मैंने कहा नहीं, पानी भर गया पार्लियामेंट के अंदर। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने नए संसद भवन में फिर से नाली निकासी बनाना मोदी जी भूल गए। इसलिए 2023 में संसद का मानसून सत्र पुराने भवन में हुआ। दिन रात एक करके मोदी जी ने यह विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देश को समर्पित किया है। बनारस से लेकर अमृतसर तक, उज्जैन से लेकर दिल्ली तक देश में गुजराती ठेकेदारों की चर्चा है। देश की सभी इमारतें सतरंगी झालरों से शाम होते ही जगमगाने लगती हैं। इस बदसूरत लाइट में भी किसी ठेकेदार की किस्मत चमकाई जा रही है। आप इसे देश का विकास नहीं मानते तो मत मानिए। अगले 5 साल आपको इसी तरह का विकास प्लेट में सजा कर मिलेगा। धरपकड़ न्यूज में खबरें समाप्त हुई। नमस्कार। धरपकड़ न्यूज। देश में करोड़ों के पुल बह रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मंदिर, एक्सप्रेसवे सब बहे जा रहे हैं। विश्वस्तरीय शहरों की सड़कें पानी में गोते लगा रही हैं। 10 साल हो गए स्मार्ट शहरों का झुंझुना जस का तस बजे जा रहा है। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। किसी को नहीं पता कि यह झुंझुना कब तक बजेगा। यह दरअसल पतीले का एक चावल है जिससे आप पूरे देश का सूरत हाल समझ सकते हैं। जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, मैं एक संपादक के उदाहरण से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। यह सिर्फ उदाहरण है, इसका दूर दूर तक किसी संपादक या सत्य से लेना देना नहीं है। अगर किसी संपादक से कोई साम्य स्थापित होता है तो यह विशुद्ध रूप से परिस्थितियों का दुर्लभ संयोग माना जाए। तो हिंदी के एक प्रकांड संपादक हुए पंडित तेजोमय अभिराम सत्यान्वेशी विष्णुकांत शास्त्री। जैसा कि नाम से ही विदित है, प्रकांड पंडित थे, इसलिए ज्ञान पर उनका एकाधिकार था। पंडित जी अखबार निकालते थे। अखबार का नाम था तेजोमय। जानकार मुंह पीछे चुहल करते थे कि बढ़िया अखबार कैसे निकालें। इस बारे में राय या सलाह लेनी हो तो पंडित तेजोमय अभिराम सत्यान्वेशी विष्णुकांत शास्त्री से सलाह लेनी चाहिए, और ख़राब अखबार कैसे निकालें इस बारे में जानकारी लेनी हो तो पंडित तेजोमय अभिराम सत्यान्वेशी विष्णुकांत शास्त्री जी जो अखबार निकालते हैं उसे बस पढ़ लीजिए। बस इन्हीं 2 प्रसंगों में भारत की वर्तमान दुर्दशा के सूत्र छिपे हैं। आपको दिखाया ये गया था। I dream of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. हम सब मिलकर के इस मेक इन इंडिया कंसेप्ट को जिसकी जिम्मेदारी है उसको हम पूरा करें। हम आगे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम फिर एक बार नई ऊंचाइयों को पार करें और देश के गरीब से गरीब नौजवान को रोजगार उपलब्ध कराएं। आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। कि लोगों के मन में ये भ्रम है कि एक सांसद अगर ग्राम ले लेगा तो उसके कारण पैसे आने वाले हैं। इस योजना में पैसे है ही नहीं। ये योजना पैसों वाली है ही नहीं।
क्योंकि पैसे हो तो फिर कोई खाने वाला भी निकल आए ना। और आपको मिला ये है। बिहार में 15 दिन में 5 निर्माणाधीन पुल अब तक गिर चुके हैं। अब जो बन रहा पुल गिरा है वो बिहार के मधुबनी जिले में है। और रुक सबलपुर का बड़ी खबर मिल रही है। नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है। कैनोपी का छज्जा गिर गया एयरपोर्ट में। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद शनिवार को अब गुजरात के एयरपोर्ट की छत का हिस्सा भी गिर गया। की कृष्ण विहार कॉलोनी में पानी की टंकी गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग घायल हो गए हैं। शायद इसीलिए प्रधान सेवक जी ने कहा था, मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी दूसरी मिट्टी के बने हैं, लेकिन आपको थोड़ा और सतर्क होने की जरूरत है। सिर्फ मुंह मत देखिए जो बोलते बहुत हैं, उन हाथों को भी देखिए जो असल में कुछ और कर रहे होते हैं। इस सरकार में आपको जो मिला है वह है इनकॉम्पिटेंस और एरोगेंस, यानी अक्षमता और अहंकार। नेतृत्व के लिहाज से नागरिकों के लिए 2 स्थितियां बेहतर होती हैं। सबसे बेहतर स्थिति होती है कि नेता सक्षम और विनम्र हो। यह सोने पर सुहागा वाली स्थिति है। नेता सक्षम और अहंकारी हो तब भी काम चल जाता है, क्योंकि कम से कम वह कॉम्पिटेंट होता है। हमारे सामने एकदम तीसरी ही स्थिति पेशे मौजूद है, अक्षम और अहंकारी। पहले कृत्रिम तरीके से मानव निर्मित एक छवि थी जो बीते चुनाव में थोड़ा ध्वस्त हुई है, और अब उसी के द्वारा बालू सीमेंट सरिया से निर्मित कुछ ढांचे हैं जो एक एक कर ध्वस्त हो रहे हैं। यह ध्वस्तीकरण एक तरह से स्वाभाविक भी है। इस देश ने मोदी को 15 साल दिए हैं। मोदी जी देश को क्या दे रहे हैं? अपनी असफलता को छिपाने के लिए पिछली सरकारों पर तोहमत। श्रेय इनका होता है, जवाबदेही किसी दूसरे की होती है। बीते 10 सालों में देश बदला नहीं, बल्कि मोदी जी ने पहले से ही मौजूद ठेकेदारी प्रथा का एक और विशाल और जटिल तंत्र हमें दे दिया है। ठेकेदारी का यह मोदीमय तंत्र बनारस से दिल्ली तक हर जगह नजर आता है। ठेकेदार कौन होता है? ठेकेदार वह आदमी होता है जो हर जिम्मेदारी को निहायत ही गैर जिम्मेदारी से करने में सक्षम हो। थोड़ा और विस्तार से समझना हो तो ऐसे समझिए कि ठेकेदार फोल्डिंग कुर्सी की तरह होता है। मालिक के सामने फोल्ड होकर कोने में खड़ा रहता है और मजदूर के सामने खुलकर छितराया रहता है। ऐसे ही ठेकेदारों की नई फौज मोदी जी के राज में मौज कर रही है। 10 साल में ठेकेदारी का पुराना तंत्र और मजबूत हुआ है, जिसका नतीजा है आए दिन ध्वस्त हो रही सरकारी इमारतें, सड़कें, पुल और अस्पताल। इस मौके पर हरिशंकर परसाई की एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, सदाचार का ताबीज। परसाई जी ने यह कहानी मोदी जी से पहले की सरकारों के लिए लिखी थी। मैं मोदी जी के राज में इसे बांच रहा हूँ, तो इसमें परसाई जी से क्षमा सहित थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूँ, ताकि ठेकेदारों की यह कहानी समयानुकूल और तर्कसंगत लगे। कहानी कुछ यूं है कि एक राज्य में हल्ला मच गया कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा को भी लगा कि सब जगह भ्रष्टाचार फैल गया है, कुछ करना होगा वरना प्रजा विद्रोह कर देगी। उसने दरबारियों से उपाय पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। भ्रष्टाचार सार्वभौम था। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, यह नंगी आंखों से नहीं दिखता, यह बहुत बारीक होता है। हमारी इंसानी आंखें आपकी विराटता देखने की आदी हैं, इतनी बारीक चीजें देख नहीं पाती। जिस चतुराई से दरबारी ने राजा के सामने बिना शक पैदा किए चापलूसी का पहाड़ा पढ़ा, वो काबिले तारीफ था। खैर, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दरबारियों ने एक सिद्ध महात्मा को खोजा और राजा के सामने पेश कर दिया। दरबारियों ने राजा को बताया कि साधु महाराज ने एक कंदरा में तपस्या करके सदाचार का ताबीज बनाया है। यह ताबीज मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। राजा की मुराद पूरी हो गई। भ्रष्टाचार खत्म करने का इससे बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता था। साधु ने राजा से कहा, जिस आदमी की बाह पर यह ताबीज बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। ताबीज गले में बांधने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता, आदमी की क्या बिसात। राजा ने खुश होकर कहा, आपने हमारा संकट हर लिया। हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना खोलेंगे और उसका जनरल मैनेजर आपको बनाते हैं। अपनी देखरेख में आप बढ़िया ताबीज बनाएं। इसके बाद का हिस्सा वो है जो मैं क्षमा सहित इस कहानी में अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। एक दरबारी ने राजा को सुझाव दिया, कारखाना लगवाने की क्या जरूरत महाराज, पीपीपी मॉडल पर काम करते हैं, साधु महाराज को ठेका दे देते हैं। राजा को बात पसंद आ गई। उन्होंने साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया। लगे हाथ राज्य में ताबीज रेगुलेटरी अथॉरिटी नाम से एक नया विभाग खोल दिया गया। इसका काम था उत्पादन से लेकर वितरण, उपयोग और ताबीज की गुणवत्ता पर निगरानी रखना।
कानून बन गया कि अमुक तारीख से सारे सरकारी मुलाजिम सदाचार का ताबीज पहनेंगे। यह व्यवस्था बनने के साथ ही ताबीज रेगुलेटरी विभाग ने अपना खेल शुरू कर दिया। विभाग के मंत्री ने साधु से कहा, ठेका तो आपको मिल गया, पर कच्चा माल कहां से आएगा? साधु ने ताबीज के लिए जरूरी कच्चे माल के सामान की एक लिस्ट मंत्री को दिखाई। मंत्री ने कहा, आपको लागत पर एक मुश्त 10% मुनाफा मिलेगा, कच्चे माल की सप्लाई हमारा साला करेगा। साधु ने कहा, ठीक है। इसके बाद सवाल उठा कि बने बनाए ताबीज का वितरण कैसे होगा। मंत्री ने उसका भी रास्ता निकाला। पूरे राज्य में एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जाहिरन उसका प्रति ताबीज 20% कमीशन होगा। यह डिस्ट्रीब्यूटर मंत्री जी का बेटा होगा। उसका काम होगा हर नगर, शहर, गांव, मोहल्ले में ताबीज वितरण केंद्र खोलना। यह भी पीपीपी मॉडल पर ही आधारित होगा। मंत्री जी के बेटे को 5 लाख नगद देकर कोई भी ताबीज वितरण केंद्र खोल सकता है। शर्त यह होगी कि किसी मोहल्ले, गांव या फिर नगर में एक ही वितरण केंद्र होगा। इस तरह मंत्री जी का बेटा ताबीज वितरण केंद्र से पैसा बनाने लगा। और इसकी अंतिम कड़ी वे सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे जिन्हें सदाचार का ताबीज पहनना था। इसकी निगरानी के लिए मंत्री जी ने एक उड़ाका दल का गठन किया। इस उड़ाका दल के सदस्यों की नियुक्ति इस समझौते पर आधारित थी कि वो मासिक 1 करोड़ रुपया मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। उड़ाका दल के कर्मी गाहे बगाहे सरकारी दफ्तरों में छापा मारते, उन कर्मचारियों को पकड़ते जिन्होंने सदाचार का ताबीज नहीं पहन रखा था, उनसे मनमाना वसूली करते, मंत्री जी का हिस्सा पहुंच जाता। धीरे धीरे यह व्यवस्था इतने ठोस तरीके से स्थापित हुई कि कोई भी कर्मचारी सदाचार का ताबीज नहीं पहनता था। वो सीधा महीने की तनख्वाह से एक तयशुदा रकम उड़ाका दल वालों को दे देता और सदाचार का ताबीज पहनने से मुक्त रहता और मनमाने तरीके से घूस लेता। इस तरह राजकाज पूर्ववत जारी रहा। भ्रष्टाचार का एक नया समानांतर तंत्र स्थापित हो गया। पहले से मौजूद भ्रष्टाचार में बस एक नई तह जुड़ गई। राजा को यह भ्रम बना रहा कि उसके राज्य से भ्रष्टाचार का समूल नाश हो गया है। मोदी जी ने आते के साथ ही ऐसा ही सदाचार का एक ताबीज पूरे देश को पहनाया था। न खाऊंगा न खाने दूंगा। फिलहाल देश में न खाने वालों की कमी है, न खिलाने वालों की कमी है। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो 6 महीने पहले बने अयोध्या की ये तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। और अब मन ही मन मोदी जी के नए ठेकेदारी तंत्र का स्मरण करते हुए इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का। इस हफ्ते की रिपोर्ट TV45 नाम के एक YouTube चैनल से है। यह रिपोर्ट झारखंड के पलामू जिले में केंद्र सरकार की नल जल योजना में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। यहाँ भी ठेकेदार ने पानी की टंकी खड़ी करके योजना का पैसा उठा लिया, पानी ग्रामीणों तक कभी पहुंचा ही नहीं। तो नल जल योजना के पूरा चौपट है। यही नहीं चपरना नहीं, पूरा विधानसभा में चौपट है। कहीं नल जल योजना सही नहीं है। पूरा ठेकेदार जैसे तैसे काम करके नल जल योजना के पैसा सब निकाल पकाल के चला गया है। यहाँ बोरिंग भी नहीं हुआ है, बोरिंग का भी पैसा निकाल लिया। सरकार का दावा जो माना जा रहा है कि सफल योजना है, दरअसल सफल उनके कागजों पे है। ये चीज तो मानने की बात है कि सफल उनके कागजों पर है, लेकिन वास्तविकता अगर धरातल पे देखा जाए तो वाकई में ये योजना जो है वो एकदम से विफल योजना है। मतलब जहां नल है वहां जल नहीं, जहां जल है वहां नल नहीं। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया ही पत्रकारिता को विज्ञापन के चंगुल से आजाद रख सकता है। न्यूज लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन पत्रकारिता को आजाद रखने का सबसे बढ़िया जरिया है। आप हमें इस QR कोड को स्कैन करके भी अपना योगदान दे सकते हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।